Hello everyone. This is our 10th lecture and the topic which we are going to study today is origin and significance of multi-level or multi-level governance. So in this topic today we'll start with what is multi-level governance. कि multi-level governance होती क्या है? Multi-level governance is a governance or it's an approach in a political science and a public administration theory that originates from a study of an European integration. ये एक ऐसी स्टडी है या ये एक ऐसी अप्रोच है जो कि एक यूरोपियन इंटीग्रेशन से निकली है. Political scientists like Lesbert and Garni developed the concept of multi-level गवर्नेंस इन अर्ली 19s. अब ये जो दो हमारे पास साइंटिस्ट हैं, लाइक ये हमारे पास पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, ठीक है. इन्होंने क्या बात की, इन्होंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया एक कॉन्सेप्ट इन्होंने डेवलप किया मल्टी लेवल गवर्नेंस का इन 1990s में and have continuously been contributed to the research program in a series of articles. और इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स अपने फिर पब्लिश किए और इनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी इसी मल्टी लेवल गवर्नेंस के ऊपर. Their theory resulted from the study of a new structure that were put in a place by EU in 1992. Multi-level governance gave an expression to the idea that there are many interacting authority structures at work in emergent global political economy. अब मल्टी लेवल गवर्नेंस जो है वो क्या है? मल्टी लेवल गवर्नेंस जो है उसने एक एक्सप्रेशन दिया और उसने एक आइडिया दिया कि बहुत सारी ऐसी इंटरैक्टिंग अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि काम कर रही हैं ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए. It illuminates the intimate entanglement between the domestic and international level authorities. अब नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है वो है एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट. इसके अंदर हमारे पास जो पहला पॉइंट है दैट इज मल्टी लेवल गवर्नेंस एंड द यूरोपियन यूनियन. The study of European Union has been characterized by two different theoretical phases. जो हमारी ये स्टडी है ये डिफ्रेंशिएट की गई है दो theoretical phases में. जो पहला फेज है, द फर्स्ट फेज वाज डोमिनेटेड बाय द स्टडी फ्रॉम द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन. जो पहली फेज थी, पहली स्टेज जो थी वो डोमिनेटेड थी फ्रॉम द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. वो इंटरनेशनल रिलेशन की फील्ड्स में से थी. In the second phase, these studies were revised and insight from among from among rela- from among others public policies were added. अब जो इनकी दूसरी फेज थी उसके अंदर पब्लिक पॉलिसीज ऐड हो गई थी. The most straightforward way of understanding the theoretical shift is to see it as move away from treating the Europe की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो EU होती है. Europe as an international organization similar to the others, to seeing it as something unique among the international organization. The uniqueness of Europe relates both to natural and to extent to the development. अब जो इसकी यूनिकनेस है ये दोनों के साथ रिलेट करती है. ये
यूरोप की मतलब ये यूरोप की दोनों चीज़ों के साथ रिलेट करती है, ये यूरोप की नेचर के साथ भी रिलेट करती है और उसकी जो डेवलपमेंट है उसके साथ भी रिलेट करती है. दिस मीन्स दैट सम एरिया ऑफ एक्टिविटीज ऑफ यूरोप डिस्प्लेज द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द नेशनल पॉलिटिकल सिस्टम देन टू दोज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. अब यूरोप का जो कुछ एरिया है वो ये डिस्प्ले करता है कि वहाँ पे नेशनल पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. अब सेकेंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है द यूरोपियन यूनियन मल्टी गवर्नेंस इन प्रैक्टिस. Within the European Union, nearly 95,000 local and relig- and sorry 95 local and regional authority currently have significant power in key sectors such as education, the government, the environment, and economic development, town and country planning, transport, public service, and social policies. अब इसमें ये बताया गया है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर नियरली 95,000 लोकल ऐसी रीजनल अथॉरिटीज़ हैं जो कि जिनकी सिग्निफिकेंट पावर है और जो कि एक की सेक्टर हैं जिनकी बहुत सिग्निफिकेंट पावर्स हैं. उनमें से जो की सेक्टर्स हैं वो एजुकेशन सेक्टर है, वो इनका इन्वायरमेंटल सेक्टर है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, वो ट्रांसपोर्टेशन है, वो पब्लिक सर्विसेज हैं और उसमें पॉलिटिकल और उसके अंदर पॉलिटिकल और सोशल पॉलिसीज आ जाती हैं. These local and regional authorities implement nearly 70% of European legislation. अब ये जो सारी लोकल रीजनल अथॉरिटीज़ हैं ये 70% जो है वो यूरोप की लेजिस्लेशन में आती हैं. They help to ensure the exercise of European democracy and citizenship. अब ये आपको हेल्प करती हैं ये इंश्योर करने के लिए कि यूरोपियन ये इंश्योर करती है एक्सरसाइज यूरोपियन डेमोक्रेसी की और उनके सिटीजनशिप की. द स्पेशल राइट्स एंड competency of regions, cities and communities are supposed to enable and preserve diversity of government at the local regional level. By thinking beyond the tradition of members of Europe, um, member states' relations of Europe multi-level governance concept is further strengthened regional and transitional cooperation. In a broader sense, this concept also includes the participation of non state players like economic and social partners and civil societies in the decision making process of all levels of governance. अब गवर्नेंस जो है वो इसके अंदर किस तरह पार्टिसिपेट करती है. गवर्नेंस जो है वो इसमें इस तरह पार्टिसिपेट करती है कि ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि इंक्लूड करता है पार्टिसिपेशन ऑफ नॉन स्टेट प्लेयर्स. अब हमारे नॉन स्टेट प्लेयर्स कौन से होते हैं लाइक इकोनॉमिक एंड सोशल पार्टनरशिप्स. लाइक इकोनॉमिक एंड सोशल पार्टनर्स जो होते हैं ये हमारे नॉन स्टेट प्लेयर्स होते हैं. और हमारी सिविल सोसाइटी जो है वो जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होता है उसके सारे लेवल उसके जितने भी लेवल्स होते हैं उसकी गवर्नेंस में हेल्प करता है. ओके. अब थर्ड हमारे पास पॉइंट क्या आ जाता है. थर्ड पॉइंट आ जाता है द ट्रीटी ऑफ लिस्बन एज एन इम्पोर्टेंट स्टेप टूवर्ड्स मल्टी level governance. The Treaty of Lisbon represent an
an important step towards the institutional recognition of multi-level organization in such a way that European Union operates. It strengthens the competency and influence of local regional authorities in the community decision making process, giving roles of national and regional parliament and the committee of regions and enriches the territorial dimension of European Union. Notable territory as a part of the process of European integration, the Committee of the Region has established a system to monitor the compliance with subsidiary throughout the whole European policy and rule and regulation. Fourth point, we have multi-level governance within the Europe as an ongoing process. Multi-level governance within the Europe is a dynamic and ongoing process. मल्टी लेवल गवर्नेंस जो है वो यूरोप के अंदर एक डायनामिक और एक ऑन प्रोसेस है. On 16 July 2009, the Committee of the Region adopted a white paper on a multi-level governance with recommendation of specific mechanism and instruments. 16 जून 2009 में एक रीजन की कमेटी थी, उसने अडॉप्ट किया एक वाइट पेपर ऑन द मल्टी लेवल गवर्नेंस पे उन्होंने एक प्रोसेस अडॉप्ट किया जिसके अंदर उन्होंने रिकमेंड किए कुछ स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स और इंस्ट्रूमेंट्स जो कि स्टिमुलेटिंग इफेक्ट देते थे सारे यूरोपियन स्टेट्स को या सारे यूरोपियन डिसीजंस को. और वो जो भी मैकेनिज्म था और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने चूज़ किए थे वो स्टिमुलेट करते थे सारे यूरोपियन डिसीजन प्रोसेस को. The document, together with the follow up opinion building a European culture on the multi level governance, affirmed the committee's a political commitment of multi-level governance, proposing a first political project of building Europe in partnership as a follow-up to the 2009 white paper on multi-governance. The committee developed a scoreboard on multi-level governance to monitor on a yearly base the development of multi-level governance at European level. Now, fifth point we have is the characters for multi-level governance in Europe. On 3rd April 2014, the Committee of Region adopted the Charter for multi-level governance, calling public authorities of all levels of governance to use and promote multi-level governance in further undertaking. This charter is an open signature to all the European Union locals and regional authorities, European and National Association of Local and Regional Authorities, as well as local and regional authorities. Networks are invited to officially commit
to multi-level governance principle, giving the Charter to their normal support. National and European political figures wishing to back up the Charter are also invited to declare their support.